सो हे यू ऑल, दिस इज शालिनी. टुडे हेयर आई एम अगेन विद अनदर वीडियो. एंड आज की वीडियो हमारी होने वाली है CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप सेकंड की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड. एंड जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी यहाँ शेयर करती हूँ इस चैनल पे, या फिर मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल की स्ट्रैटेजी शेयर की है, तो वो ऐसे ही नहीं है कि मैंने बस आपको शेयर कर दी. वो मैंने भी फॉलो की है, तभी मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ. 4 मंथ्स रह गए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के 20 डेज. तो इनको दिसंबर के 20 डेज तो आप छोड़ ही दो, वो आपके एंड रिवीजन के लिए आप रहने दो. तो नवंबर तक के, तो इन मंथ्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ये मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ. तो वीडियो को एंड तक देखना. एंड अगर आप फर्स्ट ग्रुप की स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो मेरे चैनल से, तो फिर मैं यहाँ पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो. इस ग्रुप में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये तो आपको पता ही होगा. CMSL, ECIPL एंड टैक्स लॉ. टैक्स लॉ जो है वो सिंगल सब्जेक्ट, उसको आप मत समझो, यही मान के चलो कि वो 2 सब्जेक्ट के बराबर है. अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में टैक्स लॉ में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो आपको अभी से ही उसको मानकर चलो कि वो 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रिपेयर भी करना है. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए कहा था कि आप 2 सब्जेक्ट की एग्जामिशन लेकर चलो, एम लेकर चलो कि आपको 2 सब्जेक्ट में एटलीस्ट एग्जामिशन स्कोर करनी है. तो आपको वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी फॉलो करनी है, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, कि आपको एटलीस्ट मतलब 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स में आपको एग्जामिशन का लेकर चलना है. एक आप CMSL को चूज़ कर सकते हैं एग्जामिशन के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना वो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल लाइफ से ये काफ़ी मैच होता हुआ सब्जेक्ट है. तो आप इसमें, अगर आप इसमें दिल लगाकर पढ़ेंगे ना, अगर आप इसमें मन लगाकर पढ़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है ये सब्जेक्ट. मेरी भी इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन आई थी. पासिंग क्राइटेरिया जो है वो सेम फर्स्ट जैसा ही होने वाला है, फर्स्ट ग्रुप जैसा ही, कि आपको इंडिविजुअली आप 40 में भी पास हो जाते हो उस सब्जेक्ट में, बट आपको एग्रीगेट 50 लाने होते हैं. वीडियो के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नेम बता दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जिनसे आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए. अभी हम बात करते हैं पार्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सा पार्ट आपको पहले करना चाहिए. जैसे कि ECIPL में आपको पार्ट B से स्टार्टिंग करनी चाहिए, जो 40 मार्क्स का है. पहले आपको पूरी कमांड उस पर बनानी चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ लो उसको, कि कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट उस 40 मार्क्स वाले पोर्शन को आप अटेम्प्ट कर पाओ. जब आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट आपके उसमें से 25 to 30 मार्क्स तो बन जाने चाहिए. टैक्स लॉ में भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो आप पहले जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स के पोर्शन को कंप्लीट करो जो 40 मार्क्स का है, देन आप डायरेक्ट टैक्स पे आओ, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के कंपेयर में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ईजी है. एंड विवेक गवा सर जो है ना बेस्ट है टैक्स लॉ के लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो उनकी क्लासेज जो है ना आप टैक्स लॉ के लिए प्रेफर कर सकते हो. आपको ना स्मार्टली स्टडी करनी है, स्मार्ट वे में स्टडी करनी है. हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे तब भी आप जो है ना क्लियर कर पाओगे. तो इन बातों का ध्यान रखो, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले उनको कवर करो. ये नहीं कि आपने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस वाइज ही पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं करना. जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको पढ़ो, मतलब पूरा प्लान बनाकर पढ़ो. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं आपको, चैप्टर्स लग रहे हैं, उसको एक बार एटलीस्ट मॉड्यूल से भी गो थ्रू कर लो. मॉड्यूल तो आपको पूरा एक बार 1 टाइम गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए. इलस्ट्रेशंस जो होते हैं मॉड्यूल में दे रखे होते हैं, पीछे जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको भी ज़रूर से सॉल्व करो. कई बार जो है ना ICSI उनमें से भी क्वेश्चंस दे देता है. PYQ को सॉल्व करो, जो 2-3 अटैम्प्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो. ये नहीं कि आप लिखने बैठ जाओ, आप ओरली देखो पढ़ के कि आप उसका आंसर जो है कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या है. 1-2 क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हो, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी ज़रूरी है. तो राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी है. क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो. आपको ना डेली 2 सब्जेक्ट जो है ना पढ़ना ही पढ़ना है. अभी तो आपकी क्लासेस वगैरह भी चल रही होंगी, जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया उस दिन, तो आप उसका रिवाइज कर सकते हो. बट जब आपकी क्लासेस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको जो है ना डेली का 2 सब्जेक्ट करना ही है. आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड एक थ्योरी सब्जेक्ट का. कभी टैक्स लॉ को CMSL के साथ, कभी टैक्स लॉ को ECIPL के साथ पढ़ो. 10 डेज 5 डेज का आप स्लॉट बनाकर चल सकते हो. आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका दिसंबर अटेम्प्ट कब आ जाएगा, क्योंकि ये अटेम्प्ट ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें ना हमारे फेस्टिवल्स जो है ना वो भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनमें भी हमारा टाइम यूँ निकल जाता है और हमें पता भी नहीं लगता. तो इसीलिए प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ चलो, जिससे कि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें जो भी सही टाइम पे जब होनी चाहिए कंप्लीट वो आपकी हो जाएं. कॉन्टीन्यूसली जो है ना काफ़ी दिन तक एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो, थोड़े थोड़े दिन पर स्विच करते रहो सब्जेक्ट्स को, ताकि आपके सारे सब्जेक्ट जो है ना वो रिकॉल होते रहे थोड़े थोड़े. अगर आप एक सब्जेक्ट को ही लेकर काफ़ी दिन तक बैठे रहोगे ना, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगेगा जब पढ़ने जाओगे कि पता नहीं क्या था इसमें. तो इसलिए स्विच करते रहो सब्जेक्ट को थोड़े थोड़े दिन पर. थोड़े दिन का मतलब है कि 5 डेज का स्लॉट बनाओ, उससे फिर आप नेक्स्ट स्लॉट में दूसरे सब्जेक्ट को उठा लो. अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा, तो आप वो भी कर सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 3 कर पा रहे हो तो 3 कर लो, इट इज़ वेल एंड गुड. बट 2 कर रहे हो तो फिर आप स्विच करते रहो. ये नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट को ही लेकर बैठे हो जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जा रहा पूरा,
ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है CMSL में, उसमें कुछ चैप्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना वो आते ही आते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड वाला हो गया, बायबैक वाला हो गया, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इनके ज़रूर करना, क्योंकि फिक्स है कि इन चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप करके जा रहे हो तो इसमें आपके मार्क्स जो है ना वो पक्के हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ टेस्ट जो है ना वो आपको देते रहना है। टीचर्स वगैरह कंडक्ट करा रहे हैं तो फिर उनका टेस्ट दो, या फिर आप खुद से भी PYQ वगैरह सॉल्व करते रहो साथ साथ, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितनी कर रखी है आपने, कितनी तैयारी हो गई है आपकी, किस लेवल पे हो आप अभी। तो इससे ना एनालिसिस हो जाती है कि हमने क्या पढ़ा, अभी तक क्या समझ में आया हमें, हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो अभी से मतलब टेस्ट वगैरह देते चलो।